अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर मार्क कर लिए होंगे। और उम्मीद है कि उससे आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा भी हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज देखेंगे। तो इससे पहले कि हम जो है वो एमसीक्यूज स्टडी करना स्टार्ट करें, अपनी टेक्स्ट बुक को और एक रेड पेंसिल को जो है वो आप अपने पास रख लीजिए, ताकि जो जो मैं आपको एमसीक्यूज बताऊं वो साथ साथ आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर मार्क करते जाएं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू की हमारे पास जो पहला पैराग्राफ है उसी में हमारे पास आ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव बोथ न्यूमेरिकल एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। ये वेक्टर्स में हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज होंगी तो वो क्या होगा, वो हमारे पास स्केलर होगा। लेकिन न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी होंगी तो वो क्या होंगे, वो फिर वेक्टर्स होंगे। ठीक है। इसके बाद आगे आ जाइए, वेक्टर्स कि अब स्टूडेंट्स के वेक्टर को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास लेंथ है। ठीक है, लेंथ को सारी बात है, लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर होता है। लेंथ को हम जस्ट एक लेटर लिखा के, फॉर एग्जांपल अगर लेंथ है तो हमारे पास लेंथ आ गई। ठीक है, उसका यूनिट लिखना है तो हमारे पास मीटर आ गया। उस तरीके से टाइम है तो हमारे पास कैपिटल टी आ गया या स्मॉल टी आ गया। ठीक है, उसका यूनिट लिखना है तो हमारे पास सेकंड आ गया। अब वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो स्टूडेंट्स देखिए, वेक्टर्स को ये देखिए, इन बुक्स वेक्टर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय बोल्ड फेस करेक्टर सच एज, ये देखिए, ये बोल्ड फेस करेक्टर। ठीक है। अब जरा देखिए, जो ये तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं ADR, इनको आप ये जो ये दूसरे वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके साथ कंपेयर कीजिए तो देखिए ये लेटर जो है वो बोल्ड है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, जारी बात है, अब आप एग्जाम में या अपने टेस्ट में तो ऐसे बोल्ड लेटर्स बनाने से रहे। ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका जो है वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। तो हैंड राइटिंग में हम कैसे करते हैं, तो देखिए वो आगे बताया हुआ है, एंड वाइल इन हैंड राइटिंग वी पुट एन ओवर एरो हेड ओवर द लेटर। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वेलोसिटी। वेलोसिटी की सारी बात है, हम वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर हम ऐसे एक एरो हेड डाल देते हैं, तो वेलोसिटी ये हो गई। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एक एरो हेड डाल दिए, हमारे पास एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एक एरो हेड डाल दिया, वो हमारे पास क्या है, एरोहेड शो करा कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरीके से टॉर्क भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टी लिखा और उसके ऊपर एक एरोहेड डाल दिया तो पता लगा कि ये हमारे पास टॉर्क है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अब ये है हमारे पास, अच्छा वो हमारे पास क्या हो गया, सिंबॉलिक मेथड हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड है, सारी बात है। ठीक है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक सिंबॉलिक मेथड, ये स्टूडेंट सिंबल है, फॉर एग्जांपल ये वी है, ए है, एफ है, ये क्या है, ये सिंबल। और एक होता है ग्राफिकल मेथड। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड की। A vector is represented graphically by a directed line segment with an arrowhead. The length of the line segment, according to a chosen scale, corresponds to the magnitude of vector. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं। कौन कौन से, एक सिंबॉलिक मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिक मेथड में या हम बोल्ड लेटर यूज करते हैं या फिर कोई हम लेटर लिखकर उसके ऊपर एक एरोहेड डाल देते हैं, तो ये हमारे पास है सिंबॉलिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हम एक लाइन सेगमेंट से, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से जो है एरोहेड के साथ जो है वो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो उसकी जो लेंथ होती है चूजन स्केल के ऊपर, वो हमें उसकी मैग्नीट्यूड बताती है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताती है। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा नाम स्टूडेंट्स याद रखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। ये आगे मैं आपको अभी बात बता दूंगा। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि डिफाइन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो जरा देखिए, टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर नाउन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नाउन एज ओरिजिन। आप लोगों ने स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुताबिक पढ़ा हुआ होगा, बल्कि ये बने भी हुए हैं। अब देखिए, ये एक्स एक्सिस एक हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाई एक्सिस एक ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, और देखिए ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये जो सा ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो लाइंस का जो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इनका ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास, इज नाउन एज ओरिजिन। ठीक हो गया।
और इसी सिस्टम को, ये हमारे पास यही कोऑर्डिनेट सिस्टम को, दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये नाम आप लोगों ने याद रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए, जैसे हमारे पास स्केलर्स होते हैं, जैसे आप लोग जो हमसे है वो अलजेब्रा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एडिशन है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी दो लेटर्स हैं, सॉरी दो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है 2 + 3। ठीक है, हमने बेसिक सा एक अलजेब्रिक जो है वो परफॉर्म किया, मेथड परफॉर्म किया, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। लेकिन वेक्टर्स के एडिशन में हमारे पास ऐसा नहीं होता, ना ही वेक्टर के एडिशन में ऐसा होता है, ना ही वेक्टर की सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता है। हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने का या वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का एक मेथड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल। ठीक है, अब ये हेड टू टेल रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, बी। ठीक है, ये चले हम खुद से ले लेते हैं। एक आ गया हमारे पास वेक्टर ये ए, इसे मैं कह रहा हूँ ये वेक्टर ए है। ठीक है, और ये मैंने एक दूसरा वेक्टर ले लिया, ये हमारे पास वेक्टर बी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इनको हमने ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट्स, इनको हम करेंगे हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड। कैसे, ये जो हमारे पास वेक्टर बी है ना, इसकी टेल को उठाकर हम रखेंगे जो फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए, उसके हेड के ऊपर। ठीक है, हमने टेल रखी और उसी डायरेक्शन में हमने उतनी ही लेंथ का वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकंड वेक्टर की टेल को हमने रखा फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर, तो हेड टू टेल रूल बन गया, तो ये हमारे पास ऐड हो गया। अब स्टूडेंट्स, एक होता है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर हमें, ठीक है, जितने भी वेक्टर्स हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर उनका यूं कह लें कि हमें कलेक्टिव रिजल्ट देते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर उनका हमें कलेक्टिव रिजल्ट देते हैं। अब आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कैसे करेंगे, जरा देखिए कि आपने रिजल्टेंट वेक्टर को, जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल से स्टार्ट करना है, यानी यूं कह लें जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी टेल आपने रखनी है फर्स्ट वेक्टर की टेल के ऊपर, और उसके हेड को आपने मिला देना है लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। तो जरा देखिए, ये मैंने सॉरी, ये मेरे पास जरा वो है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। मे बी मेरे से बिल्कुल स्ट्रेट जो सा है वो रिजल्टेंट वेक्टर ना ड्रॉ हो सके, तो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर, और इसका इफेक्ट किसके इक्वल है, इसका इफेक्ट जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट ए प्लस बी, बिल्कुल सेम जो सा ये रिजल्ट देगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड किया, और हमने दूसरा उनके ऊपर जो है रिजल्टेंट वेक्टर भी ड्रॉ किया। तो जरा देखिए, जो हमारे पास हमारी थ्योरी में, हमारी टेक्स्ट बुक की जो थ्योरी में लिखा हुआ है, जरा उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जरा देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी will represent the vector sum a plus b in magnitude and direction. The vector sum is also called resultant and is indicated by r. ये MCQ है कि the vector sum is also called resultant and is indicated by r, thus r is equals to a plus b। देखिए स्टूडेंट, जैसे टेक्स्ट बुक वाले ने ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है। तो देखिए, वेक्टर बी की टेल को उसने रखा वेक्टर ए के हेड के ऊपर। देखिए, ये वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड के ऊपर है, और देखिए ये हमारे पास ये जो रेड लाइन से उसने डिनोट किया हुआ है वेक्टर को, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है उसकी टेल हमारे पास मिल रही है वेक्टर ए की टेल के साथ, और उसका हेड कोइंसाइड कर रहा है जो हमारे पास लास्ट वाला वेक्टर है वेक्टर बी, उसके हेड के साथ। तो हमारे पास इसका इफेक्ट सेम ए प्लस बी वाले इफेक्ट के इक्वल है। क्योंकि स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ये हेड टू टेल रूल जो है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जरा देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड फोर्स वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल, इज दैट सिंगल वेक्टर व्हिच वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। तो यहां से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, that single vector which would have the same effect as all the original vectors taken together। तो हमारे पास यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो इफेक्ट होता है वो हमारे पास जितने भी वेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम हेड टू टेल रूल के जरिए हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उनके सम के इक्वल होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी।
तो जैसे हमारे पास हम वेक्टर्स को जो सा है वो सिंपल अलजेब्रा के जरिए ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरीके से वेक्टर्स को हम सिंपल अलजेब्रा के जरिए सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की वो बात क्या कर रहा है, जरा देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अब हमने फाइंड करना है, ऊपर तो हमने फाइंड किया a प्लस बी, वैक्टर a प्लस बी हमने फाइंड किया ना, जरा देखिए ये लिखा हुआ है कि r इक्वल टू a प्लस बी, और देखिए ये बोल्ड लेटर। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है a माइनस बी। तो जरा देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे a माइनस बी, तो बिल्कुल देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a माइनस बी हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हमने करना ये स्टूडेंट्स कि हमारे पास कि हमने ए, क्योंकि माइनस आ रहा है हमारे पास वेक्टर बी के साथ, उसका मतलब है कि वेक्टर बी के साथ हमें कुछ करना पड़ेगा। और हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास गिवन है वेक्टर बी। तो अगर हमने ए माइनस बी फाइंड करना है तो ये जो हमारे पास, क्योंकि देखिए माइनस साइन बी वेक्टर बी के साथ आ रहा है, तो वेक्टर बी का हम पहले क्या लेंगे, हम उसकी डायरेक्शन को उल्टा देंगे, यानी कि उसके ऑपोजिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले डायरेक्शन इस तरफ है, अब हम बिल्कुल उतनी ही लाइन ड्रॉ करेंगे जितनी वेक्टर बी की ओरिजिनल लेंथ है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो हम ऑपोजिट कर देंगे। तो देखिए ये वेक्टर बी ही है, लेंथ हमारे पास उतनी ही है, और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। स्टूडेंट ये थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, तो मेरी बात है यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट बनाना। अब ये बी था, अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो उसकी ऑपोजिट हो गई, तो ये हो गया हमारे पास माइनस बी। और देखिए वेक्टर ए हमारे पास वही है। अब हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड कि हम ये जो हमारा वेक्टर बी है, इसकी टेल को हम वेक्टर ए के हेड के ऊपर रख देंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं आप ड्रॉ करना चाहूँ तो ये तो बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल यूं ड्रॉ होगा, तो यहाँ बुक में ड्रॉ किया गया है, जरा देखिए। ये देखिए ये वेक्टर ए आ गया, ये माइनस बी आ, देखिए ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि ये यूं हम लिखेंगे ए प्लस के ऐड ही हुआ है ना, तो ये हो गया माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ए प्लस माइनस माइनस ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास a माइनस बी। और उसी तरीके से हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेंगे कि रिजल्टेंट की जो टेल है वो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की टेल से कोइंसाइड कर देगी, और रिजल्टेंट का जो हेड है वो हमारे पास लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर देगा। तो ये हमारे पास r इज इक्वल टू किसके इक्वल है, a माइनस बी के इक्वल। वो वाला r हमारे पास a प्लस बी के इक्वल था, ये वाला r हमारे पास a माइनस बी के इक्वल है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर नंबर की, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है और अगर हम उसे किसी स्केलर नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास उसकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो उसके डबल हो जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है, तो हमारे पास जब हमने उसको किसी स्केलर नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6, उसकी मैग्नीट्यूड डबल हो गई, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास सेम रहेगी। क्लियर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स, अ यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, सॉरी यूनिट वेक्टर की वो बात कर रहे हैं। अ यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विच विद मैग्नीट्यूड 1 इन दैट डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कह लें। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब यहाँ पे एमसीक्यूज देखिए क्या बन रहा है कि यूनिट वेक्टर किस पर्पज के लिए यूज होता है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज होता है। अब इसमें से मजीद एमसीक्यूज क्या क्या बन सकते हैं, जरा आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, अच्छा स्टूडेंट्स पहली बात ये कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेक्टर ए है, ठीक है, उसका अगर हमने यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट मतलब जो सा है वो देखना है, तो वही वेक्टर हम जो सा है उसका सैम्पल बनाएंगे ए, और उसके ऊपर ऐसे हम एक कैप जो सा है वो लगा देंगे, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो जरा देखिए कि बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर ए हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड को आप ऐसे सिंपल ए भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपने इसके ऊपर एरो हेड लगाना है तो ऐसे आप फिर ये मॉड वाला साइन भी लगाएंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आपने ये साइड वाले जो सा है वो नहीं बनाए, फिर आप ये एरो भी नहीं बनाएंगे। अब यहाँ से एमसीक्यूज देखिए, वो कह सकता है कि वेक्टर ए जो सा है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। अब यहाँ से देखिए ये वेक्टर ए है, ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को ले जाकर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वल हो गया ए की मैग्नीट्यूड और ए का यूनिट। क्लियर हो गया। और वो ये पूछ सकता है कि हमारे पास ठीक है, ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होती है, वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास वेक्टर ए डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर।
तो ये जो सा है वो इस किस्म के एमसीक्यूज जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे वो बात कर रहा है, जरा देखिए ये इंपॉर्टेंट एक बात आ रही है। द डायरेक्शन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर्स आई, जे एंड के रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मतलब हमने अपनी आसानी के लिए जो सा इनको फिक्स कर दिया है कि अगर हमारे पास जो सा है यूनिट मतलब वेक्टर की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, तो जरा देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर जो सा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो सा डायरेक्शन को शो करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होगा, यूनिट वेक्टर आई। वाई एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन को शो करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होगा, यूनिट वेक्टर जे। और जेड एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन को शो करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होगा, यूनिट वेक्टर के। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर आई, वाई एक्सिस के ऊपर जे और जेड एक्सिस के ऊपर के। तो ये बात जो है सर काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास जीरो होती है और डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी। जरा देखिए, null vector is a vector of zero magnitude and arbitrary direction। arbitrary, it arbitrary का मतलब it can have any direction, इसकी कोई भी डायरेक्शन हो। तो नल वेक्टर की हमारे पास जो है वो डायरेक्शन कौन सी होती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और मैग्नीट्यूड होती है जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, कि इक्वल वेक्टर्स की हमारे पास कितनी कंडीशन होती हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स की हमारे पास दो कंडीशन होती है। Two vectors A and B are said to be equal if they have the same magnitude and direction regardless of the point of their initial start। एक तो उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। तो ये दो बातें हैं इक्वल वेक्टर्स के लिए। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी दो कंडीशन है कि एक तो उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी और दूसरा उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। उससे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से पहले एक जो सा हमारे पास आ रही है डेफिनेशन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जरा देखिए, अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, कि हमारे पास कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। और उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, इसको मैं वैसे आपको ऑरली बता देता हूँ। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर which are perpendicular to each other are called rectangular components of a vector। दोबारा बता रहा हूँ, components of a vector which are perpendicular to each other are called rectangular components of a vector। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई टू डायमेंशनल वेक्टर है, वेक्टर ए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ठीक है, और अगर थ्री डायमेंशनल है तो साथ ए जेड प्लस ए जेड के भी आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे आ जाइए, ये देखिए उसने बल्कि लिख के भी बता दिया। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास किसी वेक्टर का हमारे पास जो है वो हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेक्टर ए है उसका अगर हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये है, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। और अगर हमने उसका वाई कंपोनेंट फाइंड करना है तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ से मजीद एमसीक्यूज कौन से बन रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होती है, कॉस थीटा। और वाई कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होती है, साइन थीटा। आगे आ जाइए, ये आगे हमारे पास कंपोजिशन ऑफ वेक्टर आ रहा है। अच्छा, और स्टूडेंट्स मजे की बात, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए भी यूज होती है, और वो कौन सी है, वो है tan थीटा। ये देखिए, ये हमारे पास है tan थीटा। ये देखिए, एंड डायरेक्शन थीटा इज गिवन बाय tan थीटा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होती है, tan थीटा। आगे आ जाइए, पोजीशन वेक्टर, इसकी डेफिनेशन में बता देता हूँ। द पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द origin। It is represented by a straight line drawn in such a way that its tail coincide with the origin and head with point P। कोई भी मतलब हमारे पास पॉइंट P है उसके साथ जो है वो कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हमारे पास ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके एंड में हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज। ठीक है। ये अच्छा, ये जो से ये जो स्टेप्स है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप्स जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे आ जाइए।
कि हमारे पास इसमें मजीद एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास क्या बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा जरा देखिए, द साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच रिजल्टेंट वेक्टर लाइज। कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये बताएंगे हमारे पास आर एक्स और आर वाई के साइन। अब इसमें कौन कौन से, जरा देखिए आगे आ जाइए। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर पॉजिटिव then the resultant lies in the first quadrant and its direction is theta is equals to 5। अब उसमें से ये भी पूछ सकता है कि if theta is equals to 5 then the resultant vector lies in which quadrant, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। तो एग्जैक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद if rx is negative and ry is positive the resultant vector lies in the second quadrant। अगर हमारे पास rx नेगेटिव हो और ry पॉजिटिव हो तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कहाँ पर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और दूसरी कंडीशन क्या है, इट्स डायरेक्शन इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5। कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो 180 डिग्री माइनस 5 है तब रिजल्टेंट हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर नेगेटिव द रिजल्टेंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यानी अगर हमारे पास आर एक्स और आर वाई दोनों का साइन हमारे पास नेगेटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और वो ये भी पूछ सकता है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 5 देन द रिजल्टेंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और इफ आर एक्स इज पॉजिटिव एंड आर वाई इज नेगेटिव द रिजल्टेंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमारे पास आर एक्स जो है पॉजिटिव है, आर वाई नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5। तो यहाँ से स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एमसीक्यूज निकल रहे हैं, तो इनको लाजमन मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप आगे आ जाइए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसमें स्केलर प्रोडक्ट की वो बात कर रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उनका प्रोडक्ट लें और हमारे पास आंसर आए एक स्केलर क्वांटिटी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो इसलिए इसे हम कह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब हम इसे डॉट प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। आप लोगों ने एक बड़ा मशहूर मारूफ फार्मूला है वर्क डन का फार्मूला। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, याद आया स्टूडेंट्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अच्छा, फोर्स, एफ फोर्स, फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, डी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखें, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी वर्क आ रहा है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और जरा दोबारा गौर से देखिए, एफ डॉट डी, डॉट क्यों आ रहा है, कि ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। उसके बाद आगे जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, तो वो आप लोगों ने जो है वो खैर लॉन्ग क्वेश्चन का आर्टिकल है, तो उसमें जो है वो मैं नहीं इंटर हो रहा। तो बाकी आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर भी एक वेक्टर आए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं वो जरा देख लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इसे हम स्टूडेंट्स इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं उनका, और हमारे पास आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। तो देखिए, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर भी वेक्टर आया, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अब अगर हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट इसे क्यों कह रहे हैं, तो जरा देखिए, अगर आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद हो, टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब ये आर, आर क्या है, मोमेंट आर्म, जिसे हम पोजीशन वेक्टर भी कह रहे हैं, और एफ क्या है, फोर्स है, ये भी वेक्टर है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, जिसे हम मूवमेंट आर्म कह रहे हैं। अभी हमने ऊपर पोजीशन वेक्टर को स्टडी भी किया था, तो वेक्टर है। तो ये हमारे पास देखिए पोजीशन वेक्टर आ गया, मल्टीप्लाई बाय फोर्स, अप्लाइड फोर्स एफ, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास एफ के ऊपर भी एरो आ गया। तो देखिए दोनों दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं और हमारे पास आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। और देखिए हमारे पास दोनों के दरम्यान में क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस ये बता रहा है कि हमारे पास जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और याद रखिए स्केलर प्रोडक्ट में जब हम डॉट हटाते हैं, जैसे ये देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जब डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है।
बिल्कुल उसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट में जब हम क्रॉस हटाते हैं तो वहां पर साइन थीटा आता है, और साथ एक चीज और आती है, और वो आता है एन, एन के ऊपर गैप, ऐसे यूनिट। तो ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर होता है, जो कि उस जो हमारे पास जो थर्ड वेक्टर, जो हमारे पास नया वेक्टर आ रहा होता है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो बाकी वेक्टर प्रोडक्ट की जो वो डायरेक्शन है, वो सारी बातें हम राइट हैंड रूल से जो है वो फाइंड करेंगे। आगे उसकी जो वो जो है वो आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात अहम है कि आई क्रॉस जे इक्वल होता है के, जे क्रॉस के इक्वल होता है आई के, और के क्रॉस आई इक्वल होता है जे के। ये कैसे आता है जरा देखिए। ये हमारे पास सर्कल है, ये हो गया हमारे पास आई, ये हो गया हमारे पास जे, और ये हो गया हमारे पास के। बस डायरेक्शन का आपने ख्याल रखना। अच्छा, आई क्रॉस जे, आई से जा रहे हैं हम जे की तरफ, आई से जे की तरफ गए, देखिए आई से जे की तरफ आ गए, बचा क्या के, तो देखिए के आ गए। जे क्रॉस के, जे से हम गए के की तरफ, जे से के की तरफ चले गए, बचा क्या आई, तो देखिए जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। और के क्रॉस आई, के से हम चले गए आई की तरफ, तो के क्रॉस आई हो गया, और बचा क्या जे, तो देखिए ये हो गया जे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, उसके बाद आगे अच्छा, और वेक्टर सॉरी स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, वहाँ हमारे पास आई डॉट आई जो है वो हमारे पास वन के इक्वल होता है। बिल्कुल उसी तरीके से स्केलर प्रोडक्ट की भी बात करूँ, जे डॉट जे जो है वो हमारे पास इक्वल होता है वन के। बिल्कुल उसी तरीके से के डॉट के जो है वो हमारे पास इक्वल होता है वन के। आई डॉट जे, जे डॉट के, के डॉट आई, ये हमारे पास सब इक्वल होता है जीरो के। ये स्टूडेंट्स, बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के, ये हमारे पास इक्वल होता है जीरो। उसके बाद आगे आ जाइए। उसके बाद हमारे पास टॉर्क आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट की वो बात कर रहा है। ठीक है, कि टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, टी इज इक्वल टू एल, एल एल भी कह दें आप, एल क्रॉस एफ है, या आप आर क्रॉस एफ भी कह लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो है वो टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए, टॉर्क इज द एनालॉगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। If the body is at rest or rotating with uniform angular velocity, the angular acceleration will be zero. In this case, the torque acting on the body will be zero. ठीक है, और जरा देखिए, that ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, the torque acting on a body determines its angular acceleration। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो एमसीक्यूज बनती है, कि हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी जो है वो डिटरमाइंस करती है, क्या चीज डिटरमाइन करता है, उसकी उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो डिटरमाइन करता है। तो मेरा ये वाली बात जो है वो आपको याद रहेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक जो सा है वो और भी वो आता है, क्वेश्चन आता है कि हमारे पास पॉजिटिव टार्क कौन सा होता है, और नेगेटिव टार्क जो सा है वो कौन सा होता है। कि अगर तो हमारे पास बॉडी जो सा है वो ड्यू टू टॉर्क मूव कर रही है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव टॉर्क। और अगर टॉर्क की जैसे बॉडी मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव टॉर्क। अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास टॉर्क क्या है, पॉजिटिव। और अगर हमारे पास क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क क्या है, वो है नेगेटिव। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, उसके बाद आगे आ जाइए। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, कि इसमें हमारे पास डेल्टा एफ जो है वो, यानी कि सम ऑफ द जो फोर्सेज है वो एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वो हमारे पास जीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारे पास जो सा फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ फोर्सेज हैं, तो हमारे पास उसके जो एक्स कंपोनेंट का जो सम है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, और वाई कंपोनेंट का जो सम है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आप आगे आ जाइए। सेकंड सॉरी, इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, कि हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट है किसी बॉडी के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास जीरो होना चाहिए। जरा देखिए, कि हमारे पास इसमें वो ये बात कर रहा है कि यस इट मे हैव, yet it may rotate having clockwise turning effect as discussed earlier for angular acceleration to be zero।
पहली बात है एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। आर क्रॉस एफ, एफ क्या होता है? फोर्स, और एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन आ गया, और क्योंकि बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसलिए उसमें हम क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या है? सम ऑफ द जो टॉर्क्स हैं, यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट है, वो हमारे पास जीरो होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास सम ऑफ फोर्सेज जीरो होना चाहिए। दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए, सम ऑफ फोर्सेज जीरो होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन में हमारे पास सम ऑफ टॉर्क्स जो है वो जीरो होना चाहिए। जरा देखिए, ये अब एफ इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स और एफ वाई ये तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज आ गए, और डेल्टा टॉ इज इक्वल टू जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन एंड बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। कि अगर हमारे पास ये एमसीक्यूज बनता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करती है तो जो है वो बॉडी जो सी होगी वो कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी? द बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और दूसरी बात, व्हेन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन एंड बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये वो पूछ सकता है कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करती है, ठीक है, तो हमारे पास बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होती है? वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है। उसके बाद ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो है वो डेफिनेशन आ गई है, उसको जरा वो जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद जो उनसे है वो हमारा जो उनसे है वो चैप्टर खत्म हो गया है, समरी आ गई है। इसके जो क्वेश्चंस है उसमें से बाद होगा जो उनसे है वो एमसीक्यूज बन जाता है। ठीक है। एक क्या एक फॉर एग्जाम्पल ये 2.3 से जो है बाद होगा एमसीक्यूज बन जाता है। अच्छा, ये 2.4 से, सॉरी 2.4 से नहीं बनता। ठीक है। उसके बाद ज़रा आगे आ जाइए। ठीक है। ये इसमें से जो उनसा है वो कंडीशन का जो उनसा है वो बन जाता है, एमसीक्यूज बन जाता है। तो बाकी जो उनसे इसमें ऐसे ही कोई बात नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको जो है वो एक मिनट देख लीजिए। तो हमारा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर जो 2 था वो हो गया ख़त्म। ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, कोई पॉइंट अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो वो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। तो बाकी जो उनसे है वो जो जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो लाजमन नोट कीजिए, क्योंकि ये इंशाल्लाह ताला आपको आपके कॉलेजेस के जो कॉलेज के टेस्ट होते हैं उनमें भी काम आएगी। प्लस जो आपके बोर्ड के जो टर्मिनल बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी जो है वो आपके काम आएंगे। तो नोट्स बनाते जाइए। और बाकी जो उनसे है अगर कोई क्वेश्चन है या कोई बात कंफ्यूज कर रही है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, तो उसका मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी जवाब दूंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।